अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर साइंस का जो प्रैक्टिकल मॉडल पेपर है 2009 करिकुलम ओल्ड बुक का जो मॉडल पेपर है हम उसको डिस्कस करेंगे। आपके पास जो है ये मॉडल पेपर है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द लाइंस इन द करेक्ट ऑर्डर सच दैट प्रोग्राम शुड डिस्प्ले दैट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर एंटर्ड बाय अ यूजर। अब आपको एक कोड दिया गया है जिसकी जो लाइंस हैं वो आगे पीछे हैं, मतलब अपने जो है वो ऑर्डर में नहीं है, उसको ऑर्डर में करना है। तो ऑर्डर में हम लोग कैसे करते हैं, देखें यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों ने लाइब्रेरी यूज करनी होती है फर्स्ट लाइन में। उसके बाद हम लोग जो है वो मेन फंक्शन यूज करते हैं। मेन फंक्शन के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक एन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है इन डाटा टाइप को यूज करते हुए। एक आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है इन डाटा टाइप को यूज करते हुए और उसको हम लोगों ने वैल्यू भी असाइन कर दी है। और एक हम लोगों ने एफ नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसको हम लोगों ने वन वैल्यू असाइन कर दी है। फिर उसके बाद कौन सी लाइन आती है, उसके बाद हम लोग एक लाइन प्रिंट करवाना चाहते हैं जो कि हम लोगों ने प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू हम लोगों ने लाइन प्रिंट करवा दी है एंटर अ नंबर। उसके बाद कौन सी लाइन आती है, उसके बाद हम लोगों ने यूजर से वैल्यू लेनी है कि किस क्या कहते हैं नंबर का आपको फैक्टोरियल चाहिए। तो ये हम लोगों ने स्कैन एफ का फंक्शन यूज किया है। और यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज किया है। फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली स्पेसिफाई कर रहा होता है कि किस टाइप का डाटा इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, किस टाइप की वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। अब यूजर जो है वो इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू एंटर करेगा और वो किस टाइप का होगा, कोई भी नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 5 समथिंग। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो स्पेसिफायर यूज किया है वो डी डिजिट, मतलब कोई डिजिट एंटर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लूप यूज कर रहे हैं। हम लोगों ने लूप यहाँ पे यूज क्यों किया क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल यूजर जो है वो वैल्यू एंटर कर रहा है 4। तो इट्स मीन हमें 4 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग कैसे फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो भी नंबर होता है उसके उससे लेस देन जितने नंबर्स होते हैं हम उन सबको मल्टीप्लाई करते हैं और उसका आंसर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसकी बात करें, 4 की बात करें, तो 4 × 3 × 2 × 1, मतलब 4 से लेस देन जितने नंबर हैं उन सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए हम लोगों ने लूप चूज किया कि ये 4 से नंबर स्टार्ट हो और जितने भी इसके नंबर आ रहे हैं उससे लेस देन वो सब जो है मल्टीप्लाई होते गए। उसके लिए हम लोगों ने लूप यूज किया। अब देखिए ये हमेशा नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, और आगे कहाँ तक हमारा लूप चलेगा, जहां तक यूजर ने वैल्यू एंटर किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूजर ने 5 एंटर किया है तो इसका हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो उसका फैक्टोरियल किस तरह से फाइंड आउट होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब 1 से लूप स्टार्ट हो और आगे कहाँ तक हमारा लूप चले, जहां तक यूजर ने वैल्यू एंटर की है वहां तक हमारा लूप चलना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक हमारा लूप चलेगा, ये बेसिकली कंडीशन होती है। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है तब तक ये जो ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हमने लिखा हुआ है ये तब तक एग्जीक्यूट होता रहता है। तो अब यहाँ पे यूजर ने फॉर एग्जाम्पल 4 एंटर की है तो 1 से लेके हमारा लूप 4 तक चलेगा। बेसिकली ये हमारा एक तरह से एंडिंग पॉइंट होता है। और ये हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है कि हर दफा जब भी लूप चलता है आई की वैल्यू में 1 नंबर इंक्रीज होता जाएगा। लाइक फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 है, सेकेंड टाइम इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, थर्ड टाइम 3 हो जाएगी, फोर्थ टाइम 4 हो जाएगी। लेकिन जब आई की वैल्यू 5 होगी इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से, तो क्योंकि कंडीशन गलत हो गई है तो नेक्स्ट टाइम ये लूप नहीं चलेगा, इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है इसको स्किप कर देगा और उसके बाद जो लाइन होगी उसको प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट टाइप का फंक्शन यूज किया है और जो भी एफ की लास्ट टाइम पे वैल्यू आई होगी मल्टीप्लाई करने के बाद वो हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया फैक्टोरियल इक्वल टू, तो हमारे आउटपुट में एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा फैक्टोरियल इक्वल टू। उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है क्योंकि हमें यहाँ पे जो भी डिजिट चाहिए उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब यहाँ पे परसेंटेज डी का मतलब ये है कि इस एफ जो वेरिएबल है इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो, कोई डिजिट स्टोर हो 1 2 3 4 इस तरह से करके। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल 4 की आउटपुट हम लोग देखें या 4 का फैक्टोरियल देखें तो उसकी वैल्यू 24 आती है क्योंकि 4 3 12, 12 2 24 और 24 1 24, तो इसका आंसर 24। इस तरह से करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका ये ऑर्डर है। तो हमें इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना था, हमें फर्स्ट पार्ट में ये जो हमें कोड दिया गया है ये अनऑर्डर्ड था, ठीक है, ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं दिया गया था, हमें इसको प्रॉपर ऑर्डर में कन्वर्ट करना था। उसके बाद हमें सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, convert the above for loop to a while loop such that output remains same। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने इस कोड में for loop को यूज किया है
लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें या नेक्स्ट पार्ट में हमें फॉर लूप को यूज नहीं करना, बल्कि वाइल लूप को यूज करना है। तो देखिए लॉजिक सेम होगी बिल्कुल, लेकिन सेंटेक्स डिफरेंट होगा। सेंटेक्स का क्या मतलब होता है? लिखने का तरीका, ठीक है, वे ऑफ राइटिंग के जो कोड है वो बिल्कुल चेंज तरह से लिखा जाएगा अगर हम लोग वाइल लूप को यूज करेंगे। तो क्या चेंजेस आएंगे हम लोग देख लेते हैं। ये भी बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि हमें इसको तो चेंज नहीं करना, इसे भी चेंज नहीं करना, इसे भी चेंज नहीं करना, ये भी ऐसे एज इट इज रहेगा। जस्ट हमें फॉर लूप को यूज करना था, तो हमें सॉरी फॉर लूप को चेंज करना था और उसकी जगह हमें वाइल लूप को यूज करना था। तो अब हमने यहाँ पे वाइल लिख दिया और उसके बाद हमें इस तरह से नहीं लिखना होगा आई इक्वल टू वन, आई इज लेस देन इज इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। ये फॉर लूप में होता है। वाइल लूप में हम लोग ऐसा नहीं करते। वाइल लूप में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ कंडीशन लिखते हैं कि आई की वैल्यू जब तक एन से स्मॉलर या एन की इक्वल नहीं हो रही तब तक ये लूप चलता रहे। यहाँ पे हमने कंडीशन लिखती, जो ये वाली कंडीशन थी वो हमने यहाँ पे लिख दी। और उसके बाद हर दफा आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट भी तो होना चाहिए, तो इसके अंदर हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं करते, स्टार्टिंग पॉइंट हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। बस यही चेंजेस थे, दैट्स इट। अब नेक्स्ट हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट हमें कहा गया है राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द अबव प्रोग्राम सेगमेंट व्हेन इक्वल टू 5। वो ये कहना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल यूजर ने वैल्यू एंटर की है 5। जैसा हमें यहाँ पे हम लोगों ने स्कैन एफ का फंक्शन यूज किया था कि यूजर कोई ना कोई वैल्यू एंटर करे, इस एन वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो वो क्या होनी चाहिए 5, और उसके बाद फिर 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट हो। तो हमें उसकी आउटपुट लिखनी थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी आउटपुट लिखी हुई है व्हेन एन इक्वल टू 5, कि फॉर एग्जाम्पल यूजर ने 5 एंटर किया है तो इसकी जो आउटपुट होगी वो क्या होगी 120। मतलब 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर 4 को 3 से, फिर 2 से, फिर 1, इस तरह से करके लास्ट में हमारे पास 120 इसका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। यहाँ पे ये एंड हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि आपने सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेटर को क्रिएट करना है, आपने सी प्रोग्राम को यूज करना है, और उसमें जो है जो कैलकुलेटर है वो आपका एडिशन का फंक्शन भी परफॉर्म करे, सब्ट्रैक्शन का भी, मल्टीप्लिकेशन का भी। लेकिन कैसे उन्होंने आगे फर्दर अपनी रिक्वायरमेंट्स दे दी हैं कि इनपुट के यूजर जो है वो कोई भी दो वैल्यूज एंटर करे, ठीक है, और उसके बाद वो फ्लोटिंग पॉइंट में होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो यूजर है वो पॉइंट्स में वैल्यूज एंटर कर सके। जब यूजर दो वैल्यूज एंटर कर लेगा, सेकंड में हमें ये कहा गया है कि सेकंड में यूजर से पूछा जाए कि उन दो नंबर्स को आप ऐड करवाना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करवाना चाहते हैं या मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहते हैं। अगर वो एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो यूजर जो है वो प्लस लिखे और जो दो नंबर्स हैं वो ऐड हो जाए। अगर यूजर माइनस लिखे, ठीक है, माइनस एंटर करे, तो वो जो दो नंबर यूजर ने एंटर किए थे उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। इस तरह से करके हम लोगों ने लॉजिक क्रिएट करनी है। तो आगे उन्होंने प्रोसेसिंग में भी बता दिया कि यूजर की चॉइस के अकॉर्डिंग फंक्शन परफॉर्म होना है, अपनी मर्जी से कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। और उसके बाद आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट्स थी। इसके अगेंस्ट हम लोगों ने सी कोड लिखना है, सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये इसका सोल्यूशन मेंशन किया गया है। सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे लाइब्रेरी मेंशन कर दी, उसके बाद ये हमारा जो है वो मेन फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है वो थ्री वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं। एक num1 के नाम से यूजर जो है वो नंबर 1 एंटर करेगा, नंबर 2 एंटर करेगा, और जो वैल्यूज एंटर की होंगी उसका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, इस वेरिएबल के अंदर। एक रिजल्ट नाम का हमने एक और वेरिएबल क्रिएट कर लिया है कि जब num1 और num2 को मल्टीप्लाई किया जाए या ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उसके बाद जो आंसर होगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाए। और इनकी जो हम लोगों ने डाटा टाइप सेट कर दी है वो फ्लोट, कि यूजर जो है वो पॉइंट में वैल्यू एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग एक और ओपी नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, और इसकी जो डाटा टाइप है वो हम लोग ने चार यूज की है। चार क्या होता है, करेक्टर, ठीक है। यूजर कोई करेक्टर एंटर करे। अब करेक्टर क्या है, प्लस एक करेक्टर है, ठीक है, माइनस एक करेक्टर है, मल्टीप्लाई करेक्टर है। तो यूजर ने ये जो हमारे पास सिंबल्स हैं या ये जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं इनको भी ऐड करना है ताकि उसके अकॉर्डिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने जो है वो एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया कि यूजर जो है जो भी वैल्यू एंटर करेगा, आइदर वो प्लस एंटर कर रहा है या माइनस एंटर कर रहा है या मल्टीप्लाई एंटर कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं स्टोर होगा ऑब्वियसली। तो उसके लिए हम लोगों ने एक ओपी नाम का वेरिएबल बना दी जिसकी हम लोगों ने डाटा टाइप चार्ट सेट कर दी है, ठीक है। अगर यूजर ने कोई नंबर एंटर करना है जैसे 1 2 3 4, उसके लिए हम लोग इंट यूज करते हैं। इन केस यूजर ने जो है वो नंबर एंटर करना और वो वैल्यू स्टोर हो जाए वेरिएबल
के अंदर फ्लोट मतलब डेसिमल में या पॉइंट में, तो उसके लिए हम लोग डाटा टाइप यूज करते हैं फ्लोट। और इन केस उसने जो है कोई करेक्टर एंटर करना है, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट ए एंटर करना है या बी एंटर करना है या जस्ट सी एंटर करना है या प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सब करेक्टर्स हैं। तो अगर हम लोगों ने ये डाटा जो है वो स्टोर करवाना हो वेरिएबल के अंदर, तो उसके लिए हम लोग चार डाटा टाइप का यूज करते हैं। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं एंटर फर्स्ट लाइन फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और स्कैन एफ फंक्शन के थ्रू जो है हम लोग यूजर से वैल्यू ले रहे हैं num1, इसके अंदर जो है वो यूजर अपनी वैल्यू एंटर कर लेगा, जिसकी जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोगों ने फ्लोट सेट कर दिया, मतलब पॉइंट में जो है वो यूजर वैल्यू एंटर करेगा। फिर उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे दोबारा से एक लाइन प्रिंट करवा रहे हैं प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू, एंटर सेकंड नंबर। और उसके बाद हम लोग क्या करें, यहाँ पे एक और फंक्शन यूज करें ताकि हम लोग जो है वो यूजर से वैल्यू ले सके, इसलिए जो है वो हम लोग यहाँ पे स्कैन एफ का फंक्शन यूज करें। और इसका भी फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोगों ने फ्लोट सेट कर दिया कि यूजर जो है वो कोई पॉइंट में वैल्यू एंटर कर सके। और यहाँ पे जो यूजर जो है वो नंबर 2 एंटर करेगा। फिर थर्ड नंबर पे हम लोग दोबारा से एक लाइन प्रिंट करवा रहे हैं प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू, सेलेक्ट ऑपरेशन, मतलब यूजर जो है या तो प्लस एंटर करे या मल्टी माइनस एंटर करे या मल्टीप्लाई एंटर करे, ये एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगी। और उसके बाद देखें यहाँ पे जो हम लोगों ने फॉर्मेट स्पेसिफायर सेट किया है वो है सी, मतलब कोई करेक्टर एंटर करे, ठीक है, प्लस एक करेक्टर है, माइनस एक करेक्टर है, एक मल्टीप्लाई एक करेक्टर है। और यहाँ पे हम लोगों ने उस वेरिएबल का नाम रख दिया है। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन के थ्रू, कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ये कोड लिखने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इफ फंक्शन यूज सॉरी इफ कंडीशन यूज कर रहे हैं कि इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू प्लस, कि अगर यूजर ने ऑपरेटर प्लस एंटर किया है तो उसके बाद क्या करो, उसके बाद ये जो लाइन लिखी हुई है इसको एग्जीक्यूट कर दो। ये लाइन क्या है, नंबर 1 यूजर ने कोई ना कोई नंबर एंटर किया होगा, नंबर 2 वेरिएबल के अंदर भी कोई ना कोई वैल्यू स्टोर हो, इन दोनों को ऐड करके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो। अगर यूजर ने प्लस एंटर नहीं किया तो इसको स्किप स्किप कर दो और जो नेक्स्ट कंडीशन लिखी हुई है उसको एग्जीक्यूट कर दो। अब फॉर एग्जांपल ऑपरेटर के अंदर वैल्यू स्टोर हो माइनस, ठीक है, अगर यूजर ने जो है वो माइनस एंटर किया है तो इट्स मीन माइनस इक्वल टू माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस के इक्वल हो जाएगा। तो इस वाली ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी, मतलब अगर यूजर ने माइनस एंटर किया है तो इस कंडीशन को एग्जीक्यूट कर दो। और इस कंडीशन के अंदर क्या लिखा है कि जो यूजर ने दो वैल्यूज एंटर की उनको माइनस कर दो और उसके रिजल्ट को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो। अगर ये भी गलत है, अगर माइनस भी एंटर नहीं किया तो फिर क्या करो, थर्ड ऑप्शन ये कि यूजर ने मल्टीप्लाई एंटर किया होगा। तो अगर मल्टीप्लाई एंटर किया है तो इट्स मीन कि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और उसके बाद जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो दो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज होंगी जो यूजर ने एंटर की होंगी उसको मल्टीप्लाई करो और उसके रिजल्ट को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो। ठीक है, अगर तीनों ऑप्शन गलत हो गए, ना यूजर ने प्लस एंटर किया है, ना यूजर ने माइनस एंटर किया है, ना मल्टीप्लाई एंटर किया है, तो फिर क्या रिजल्ट शो करवाओ। फिर उसके बाद एल्स कंडीशन आती है, इसमें हम लोग दोबारा से कंडीशन नहीं लिखते, एल्स में एज इट इज प्रिंट हो जाता है। अगर ऊपर जो तीनों हम लोगों ने कंडीशंस लिखी हैं वो तीनों फॉल्स हैं तो उसको स्किप कर दो, तो इस वाली लाइन को प्रिंट कर दो कि ना उसने प्लस एंटर किया, ना माइनस, ना मल्टीप्लाई, इट्स मीन कोई और करेक्टर उसने एंटर किया होगा, तो उसको शो करवा दो रिजल्ट इनवैलिड प्रिंटर सॉरी इनवैलिड ऑपरेटर, कि आपका जो ऑपरेटर जो उन्होंने एंटर किया है वो गलत है। और उसके बाद क्या करो, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू रिजल्ट हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है और जो भी रिजल्ट शो होगा वो पॉइंट में होगा, क्योंकि यहाँ पे एफ लिखा हुआ है जो कि फ्लोट डाटा टाइप को शो कर रहा है और वो पॉइंट में होता है। और यहाँ पे पॉइंट 1 का मतलब यह है कि पॉइंट के बाद जस्ट एक डिजिट शो होना चाहिए। तो इस तरह से करके ये हमारा रिजल्ट शो होगा, जैसे आप देख सकते हैं ये इसकी आउटपुट है। एंटर फर्स्ट नंबर पहले शो होगा तो यूजर यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू एंटर करेगा, फिर उसके बाद ये लाइन डिस्प्ले हो जाएगी, यहाँ पे यूजर कोई ना कोई वैल्यू एंटर करेगा। उसके बाद यहाँ पे ये शो होगा सेलेक्ट ऑपरेशन, कि ये जो आपको ऑपरेटर दिए गए हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इनमें से कोई ना कोई ऑपरेटर सेलेक्ट करो। तो यूजर ने जो है ये मल्टीप्लाई का ऑपरेटर सेलेक्ट कर लिया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर दिया जाएगा। यहाँ पे ये एंड हो गया, आई होप सो ये भी समझ आया होगा। अब हम लोग जाते हैं सेक्शन बी की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। और इसके 3 मार्क्स हैं। बेसिकली हमने क्या करना है, इसके अंदर एरर्स को रिमूव करना है, ठीक है, करेक्ट द फॉलोइंग कोड। देखिए ये भी बिल्कुल ठीक है, एचटीएमएल कोई मसला नहीं है, हेड बिल्कुल ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या इशू है कि जब हम लोगों ने यहाँ पे टाइटल का टैग ओपन किया है, इसको स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली इसको एंड भी करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग को ने क्लोजिंग टैग लिखना होगा, क्लोजिंग टैग बैक स्लैश के थ्रू होता है। फिर उसके बाद ये लाइन भी बिल्कुल ठीक है, बॉडी का टैग भी बिल्कुल ठीक है।
और यहाँ पे जो है वो H2 का टैग भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे दोबारा से हेडिंग यूज कर लिया, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। OL का टैग भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखें, ये लाइनें बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आमना लिखा हुआ है इससे पहले ये एम्प्टी हम लोगों ने एंगुलर ब्रैकेट्स लिखी हैं। यहाँ पे हमें क्या लिखना था, ILI। ओके, अब हम यहाँ पे ये मिस्टेक थी कि हमें जो है वो यहाँ पे LI लिखना था इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट लाइन को नोटिस करें तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, जिसके अंदर हमने हमजा लिख दिया। और इसके बाद बिल्कुल जो है वो करेक्ट हमारा कोड है। अब देखें इस लाइन के अंदर जहाँ पे हम लोगों ने जो है वो, अगर मैं आपको यहाँ पे शो करवाऊं, तो यहाँ पे जो H3 टैग लिखा हुआ है हेडिंग के लिए, और उसके बाद हमने हेडिंग लिख दी, और उसके बाद यहाँ पे H4 टैग लिखा हुआ है, क्यों? ये मिस्टेक है। यहाँ पे हमें क्या लिखना था, H3 लिखना था। ठीक है, जो जिस वर्ड के थ्रू हम लोग टैग को यूज करते हैं उसी के थ्रू हमें एंड भी करना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे UL टैग बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हम लोग ने यहाँ पे ये टैग ओपन तो किया, यहाँ पे एंड भी किया, ये मिस्टेक थी। फिर यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ये भी बिल्कुल ठीक है, और ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे आपने ये लिख देना है, जैसे इस तरह से करके मिस्टेक नंबर 1, और मिस्टेक आप करेक्ट कर दें। ठीक है, इस तरह से करके जो है वो आप पेपर में कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है कि हमें इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, जो पूरा पेज है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो जब हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर चेंज करना होता है तो वो हम लोग कहाँ पे करते हैं, वो हम लोग बॉडी वाले टैग के अंदर कर रहे होते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया बॉडी, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा BG कलर, क्योंकि ये हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर सेट करना था, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे लिखा BG कलर इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में हम लोगों ने लिख दिया येलो। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा कि जो पूरे पेज का बैकग्राउंड कलर था वो येलो हो गया। अब थर्ड नंबर पे हमें कहा गया है कि आपने जो है वो क्या करना है, उसकी आउटपुट बतानी है, जो हमारे पास कोड लिखा हुआ है इसकी आउटपुट बतानी है। तो इसकी आउटपुट कहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे, जो बॉडी वाले टैग है इसके बाद जो कुछ लिखा है वो हमारे पास आउटपुट में शो होगा। तो इसके बाद हमारे पास हेडिंग लिखी हुई है H2 टैग के थ्रू स्टूडेंट डाटा, तो ये हमारे पास जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा स्टूडेंट डाटा। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं OL टैग को यूज करते हुए, जिसके अंदर 3 आइटम्स है, अली, आमना, हमजा। तो हमारे पास जो है वो लिस्ट के अंदर अली, आमना और हमजा लिखा हुआ आ जाएगा, और उसके पीछे 1 2 3 भी लिखा हुआ, क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर लिस्ट है। फिर उसके बाद एक और हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे हेडिंग लिखनी है H3 टैग को यूज करते हुए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो यहाँ पे जो है वो पहले हेडिंग लिखी होगी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और उसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट हुई हुई है, जिसमें आइटम्स हैं स्पोर्ट्स, डिबेट, साइंस एग्जीबिशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आइटम जो लिस्ट है वो शो हो गई है, और उसके पीछे जो है ये बुलेट्स नजर आ रहे होंगे, क्यों? क्योंकि ये अनऑर्डर लिस्ट है। तो अनऑर्डर लिस्ट के पीछे बुलेट्स आते हैं, और जो ऑर्डर लिस्ट होती है उसके पीछे नंबर्स आते हैं। इस तरह से करके हम लोगों ने आउटपुट लिख दी है। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको इस चीज़ का भी आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं।